हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आपका अपने यूट्यूब चैनल अबाउट क्लासेस बाय अमरजीत में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12 की फिजिक्स सेकंड में टॉपिक क्या हमारा नाभिकीय ऊर्जा पर हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। अभी तक देखिए ये टारगेट बैच 30 का कौन सा दिन है, पाँचवा दिन है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, बिना बातें की इन सब चीज़ों को स्टार्ट करना प्रारंभ करते हैं। एक चीज़ और है, देखिए आपकी परीक्षा नज़दीक है, परीक्षा को ध्यान में रखते हुए क्या करिए, आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू बनाए रखें। ठीक है, हाँ तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, बिना बातें की इस पर स्टार्ट करते हैं। कह रहा है क्या, नाभिकीय ऊर्जा। देखिए नाभिकीय ऊर्जा क्या होती है, हम जानते हैं कि जो परमाणु होता है, सीधी सीधी बात देखिए, हम जानते हैं कि जो क्या होता है, परमाणु होता है, परमाणु छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है, जिसे कहते हैं क्या है, परमाणु। ठीक है जी। और परमाणु के बीच में क्या होता है, एक धनावेशित भाग होता है जिसमें पाया क्या जाता है, धनावेशित भाग होता है जिसमें क्या पाया जाता है, सॉरी, परमाणु के बीच में क्या होता है, एक धनावेशित भाग होता है जिसमें क्या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। क्या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते हैं, पाए जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन उसके बाह्य कक्षाओं में, वृत्ताकार कक्षाओं में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो इस नाभिक के द्वारा जो फोर्स लगता है उसी फोर्स को क्या कहते हैं, नाभिकीय बल कहते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन पर नाभिक के द्वारा जो फोर्स लगता है उसे कहते हैं क्या, नाभिकीय बल कहते हैं। ठीक है, अब फोर्स लगाने में कुछ न कुछ तो ऊर्जा व्यय होगी भाई, तो वही कहलाता है क्या, नाभिकीय ऊर्जा कहलाता है। चलिए हम लोग थोड़ा सा अब आगे की चीज़ें पर चर्चा करते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, लेना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली पॉइंट इसमें आपकी आती क्या है, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। क्या होता है, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, ये आप जानते होंगे। द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण क्या होता है, सीधी सीधी बात समझिएगा। देखिए सभी पदार्थों में क्या होता है, सभी पदार्थों में उनके द्रव्यमान के कारण क्या होता है, उनके द्रव्यमान के कारण उसमें ऊर्जा होती है। सभी पदार्थों में जो उनका क्या होता है, द्रव्यमान होता है, उनके द्रव्यमान के कारण उसमें क्या होती है, ऊर्जा मौजूद होती है। और किसी पदार्थ में डेल एम की क्या हो जाती है, क्षति हो जाती है, और उस पदार्थ में क्या होती है, डेल्टा एम की। जैसे ऊर्जा में क्या, ऊर्जा में उत्सर्जन होगा, किसमें, उसके द्रव्यमान के कारण उसमें ऊर्जा में क्या होगा, उत्पन्न होगा, यानी ऊर्जा उत्सर्जित होगी, तो उसके क्या होगी, द्रव्यमान में कुछ न कुछ कमी आ जाएगी। जितने की द्रव्यमान में क्या आती, कमी आती है, वही उसका कहलाता है क्या, द्रव्यमान क्षति कहलाता है। समझ बात। देखिए कहने का मतलब क्या है, सभी पदार्थों में कुछ न कुछ उनका क्या होता है, उनका द्रव्यमान पाया जाता है। सभी पदार्थों में कुछ न कुछ उनका द्रव्यमान होता है, तो उनके द्रव्यमान के कारण देखिए उनका द्रव्यमान ही क्या होता है, ऊर्जा के रूप में मौजूद होता है। और कहने का मतलब जो ऊर्जा के रूप में मौजूद होता है वही क्या होता है, जो ऊर्जा के रूप में यही रूपांतरण होता है उसके द्रव्यमान को, तो कुछ न कुछ कमी आएगी। तो द्रव्यमान में जो कमी आती है वही कहलाती है क्या, द्रव्यमान क्षति कहलाती है। क्लियर जी, क्या कहलाती है, द्रव्यमान क्षति। तो देखिए एक बात समझिए, जब इसके द्रव्यमान में क्षति होगी भाई, क्या होगी, जब द्रव्यमान में कुछ न कुछ कमी आएगी, तो यही क्या होता है, यही द्रव्यमान बदलता है किसमें, ऊर्जा के रूप में बदल जाता है। और इसी ऊर्जा के रूप में हम इसको कहते हैं क्या है, डेल्टा ई बराबर कितना हो जाएगा, एम सी का स्क्वायर। यही है प्रकाश द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। यानी किसी भी, देखिए इसको डेल्टा फॉर्म में भी लिख सकते हो भाई, क्योंकि यहाँ पे हम कमी लिखे थे ना, तो डेल्टा एम, और ये क्या, ये प्रकाश की ऊर्जा की नहीं, अपार ऊर्जा क्या करता है, उत्सर्जित कर देता है। यही करता है क्या, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण कहलाता है। ठीक है, जहां लिख सकते हैं, जहां डेल्टा एम क्या है, द्रव्यमान क्षति है, क्या है, द्रव्यमान क्षति, और सी क्या है, सी जो है प्रकाश की चाल है। सी क्या है, प्रकाश की चाल। तो सी बराबर कितना होता है, सी का जो मान होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है जी, इतना तो आप समझते होंगे। ठीक, और यही आइंस्टीन का क्या होता है, लिख लीजिएगा, यही आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण कहलाता। समझे। देखिए एक बार और समझ लीजिए, सभी पदार्थों में जितने भी पदार्थ होते हैं उनमें क्या होता है, उनके द्रव्यमान के कारण उसमें क्या होती है, ऊर्जा होती है। क्या होती है, सभी पदार्थों में द्रव्यमान के कारण क्या होती है, उसमें ऊर्जा मौजूद होती है। और जो उनमें द्रव्यमान होता है, ठीक है, जो उसका द्रव्यमान, तो उसके द्रव्यमान में जो कमी आ जाती है,
और समझिएगा, जो उसके द्रव्यमान में कमी आ जाती है वही कहलाती है क्या, द्रव्यमान क्षति। और वही जो द्रव्यमान क्षति होती है वही ऊर्जा के रूप में क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है। क्या होती है, वही ऊर्जा के रूप में परावर्तित हो जाती है। तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण कहते हैं। और इसे डेल्टा ई से प्रदर्शित किया था, डेल्टा ई बराबर डेल्टा एम इंटू का सी का स्क्वायर। और यही कहलाता है कि यही आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण कहलाता है। बात समझ में आई? ठीक है, कोई समस्या? अब एक चीज देखिए, इसी में लगे हाथ, युग्म उत्पादन और युग्म विनाश, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या है, युग्म उत्पादन और युग्म विनाश। युग्म उत्पादन क्या होता है समझिएगा, क्या होता है युग्म उत्पादन, यह भी इंपॉर्टेंट है। युग्म उत्पादन एवं युग्म विनाश समझिए। ठीक है, करने का हम लोग क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। युग्म उत्पादन क्या होता है समझिएगा बात को। जब किसी धातु की सतह पर, किस पे, जब किसी, ऐसा कर सकते, जब किसी धातु पर क्या होता है, फोटॉन आपतित होता है। किस पे, जब किसी धातु की सतह पर। देखिए कल एक चीज एक पिछली वीडियो में कराया गया, भी ध्यान दीजिएगा। हमने बताया था जब किसी धातु की सतह पर क्या होता है, फोटॉन आपतित होता है, तो वही फोटॉन क्या करता है, ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित होता है। यानी कि वह एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को क्या करता है, उत्सर्जित कर देता है। किसको, एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, उत्सर्जित कर देता है। और जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है वही इलेक्ट्रॉन कहलाता है क्या, प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहलाता है। बात समझे, जब फोटॉन किसी धातु की सतह पर पड़ता है तो उस धातु की सतह के द्वारा क्या, एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाता है। और जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है उसे कहते हैं क्या, प्रकाश इलेक्ट्रॉन। और उस ऊर्जा, उसे कहते हैं क्या, प्रकाश इलेक्ट्रॉन। और उसके द्वारा जो धारा बहती है उसे कहते हैं क्या, प्रकाश धारा कहते हैं। और यही घटना क्या कहलाती है, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है। ये पिछली वीडियो में कराया गया है। और एक चीज अब देखिए, हमें यहाँ में युग्म उत्पादन पे जाना है। जब किसी धातु की सतह पर क्या पड़े, फोटॉन आपतित हो। किस पे, जब किसी धातु की सतह पर फोटॉन क्या हो, आपतित हो। और वही फोटॉन किससे, एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन क्या कर दे, उत्पन्न कर दे। समझिएगा बात को। जब किसी धातु की सतह पर क्या फोटॉन आपतित हो और वही फोटॉन क्या करे, एक ठे इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करे और एक ठे क्या कर दे, पॉजिट्रॉन उत्पन्न कर दे। समझे बात को, एक इलेक्ट्रॉन और एक क्या कर दे, पॉजिट्रॉन उत्पन्न कर दे, तो यही घटना क्या कहलाती है, युग्म उत्पादन कहलाती है। यानी कि एच न्यू बराबर +1 बीटा 0 और +-1 बीटा 0। ये क्या है आपका पॉजिट्रॉन और ये क्या है आपका इलेक्ट्रॉन। हमने क्या कहा, जब किसी धातु की सतह पर क्या हो, फोटॉन आपतित हो, या किसी भी पृष्ठ पर कह सकते हो, जब फोटॉन किसी भी पृष्ठ पर क्या हो, पड़े और पड़ने के पश्चात उस पृष्ठ से एक इलेक्ट्रॉन और एक क्या करे, पॉजिट्रॉन उत्सर्जित कर देता है, तो यही घटना कहलाती क्या है, क्या कहलाती, यही घटना जो है हमारा युग्म उत्पादन कहलाती है। समझ में आई बात, समझ में आया कि नहीं है? यानी इसको ऐसे कर सकते, देखिए इस फिगर को ऐसे भी लिख सकते हैं, ड्रॉ कर, चाहे ऐसे भी कर दे तभी कोई करिए, होगा आपका क्या, एच न्यू, लेकिन इससे उत्सर्जित हुए होना चाहिए, यहाँ से 2 भागों में करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको ऐसे कर लीजिए। ये तो हमने आपको समझने के लिए बताया, प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना पर समझा दिया। समझिए, ये क्या है, कोई एक फोटॉन है। फोटॉन क्या, किसी धातु की सतह पर आपतित होता है, तो इससे क्या हो जाए, एक पॉजिट्रॉन उत्पन्न हो जाए और एक क्या हो जाए, इसी से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाए। ये क्या है, आपका फोटॉन है। ये क्या है, यह फोटॉन है। ये किसी नाभिक पर, देखिए किसी परमाणु पर पड़ेगा तब तो होगा, नहीं तो किसी बातें गड़बड़ा जाएगी। समझे बात, कह रहा है कि यदि किसी पदार्थ पर, किस पे, यदि किसी पदार्थ पर क्या फोटॉन आपतित हो और आपतित होने के पश्चात वह इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में क्या हो जाए, टूट जाए, तो यही टूटने की जो घटना होती है वही कहलाता क्या है, ये टूटेगा नहीं, ये उत्पन्न होगा भाई। क्या हो जाएगा, ये कह सकते, टूटना बोल सकते हो, उत्पन्न भी बोल सकते हो। इससे किस, इससे होगा उत्पन्न, इससे क्या, एक पॉजिट्रॉन उत्पन्न हो और एक इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो, तो यही घटना कहलाता क्या है, प्रकाश विद्युत, सॉरी, यही घटना कहलाता क्या, युग्म उत्पादन कहलाता है। एक चीज और इसी का जस्ट अपोजिट वाला समझ लीजिए। ठीक है, ये एक चीज इसमें और भी समझ लीजिए, थोड़ा कर देते हैं। ये क्या है, आपका फोटॉन है। ये क्या है, फोटॉन है। ये फोटॉन हो गया और ये आपका क्या हो गया, इतना हो गया। अब क्या रहा समझिए, तो इसके कारण देखिए, अब द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण लगाना है, तो अभी किस कंडीशन होगा, ये हमारा बन जाएगा यहाँ से विराम द्रव्यमान आ जाए। क्या आ जाएगा, यदि मान लेते कोई वस्तु होगी तो विरामावस्था में, तो विराम द्रव्यमान क्या हो जाएगा, E0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, विराम द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। क्या हो जाएगा, विराम द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। तो E0 बराबर m0 इंटू सी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी। और देखिए, और क्या रहा है कि किसी भी
किसी भी परमाणु से या किसी भी पदार्थ से क्या करें, पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए जो ऊर्जा होगी, क्या होगी, किसी भी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए जो ऊर्जा क्या होगी, आवश्यक होगी। तो लिख लेना, किसी भी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन व पॉजिट्रॉन या -1 बीटा 0 व +1 बीटा 0 उत्पन्न करने के लिए क्या करेंगे, उत्पन्न करने के लिए आवश्यक ऊर्जा कितनी होनी चाहिए, 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा क्या होगी, आवश्यक होगी। यदि इतनी ऊर्जा मिलेगी तब तो इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन उत्सर्जित होगा, नहीं तो क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है, इससे कम तो नहीं होना चाहिए। उस फोटान की कितनी ऊर्जा होनी चाहिए, कम से कम इतना होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी हो सकता है। समझ में आई बात? ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसी तरह से, अब ये तो युग्म उत्पादन हो गया, अब युग्म विनाश क्या होता है। ठीक है अच्छा, चलिए युग्म विनाश देखिए, युग्म विनाश किसे कहते हैं, जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन मिल करके क्या करें, दो फोटान का क्या करें, उत्सर्जन कर दें। समझ रहे बात को? जब एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन मिल करके दो गामा फोटान, इसको क्या कहते हैं, गामा फोटान, दो गामा फोटान क्या करें, उत्सर्जित कर दें, तो यही कहलाता क्या है, युग्म विनाश कहलाता है। क्या कहलाता है, युग्म विनाश कहलाता है। सही बात? फिर से एक बार समझ लीजिए, जब एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन मिलकर के दो गामा फोटानों का क्या करें, निर्माण कर दें। बात समझ ना, जब दो गामा फोटान का क्या करें, निर्माण कर दें, तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, यही प्रक्रिया कहलाती क्या है, युग्म विनाश कहलाती है। और एक चीज और समझ लीजिए कि जो अब बात आएगी, एक AMU की आवश्यकता हो सकती है, तो एक AMU का जो मान होगा कितना, 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। ठीक है बच्चा, देखिए ये परीक्षा के हिसाब से करा रहे हैं, हम पढ़ा तो रहे हैं लेकिन ये परीक्षा के हिसाब से है। ठीक है, चलिए द्रव्यमान क्षति अभी हमने बता दिया। क्या बताया, द्रव्यमान क्षति। किससे, द्रव्यमान क्षति क्या होता है, एक बार फिर से समझ लीजिए, द्रव्यमान क्षति। ठीक है, फिर समझिए, द्रव्यमान क्षति किसे कहेंगे, किसी भी नाभिक का, किसमें, किसी भी, लिख देते हैं, किसी भी नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान, किसमें, वास्तविक द्रव्यमान, उसमें उपस्थित, किसमें, उसमें उपस्थित न्यूक्लियानों ब्रैकेट में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन, बस सुनो ना, न्यूट्रॉन व प्रोटॉन, कितना हो जाएगा, 0n1, न्यूट्रॉन व प्रोटॉन, ठीक है ना, के द्रव्यमानों के, हो गया, ये तो ब्रैकेट में हो जाएगा, न्यूक्लियानों के द्रव्यमानों के योग से सदैव कुछ क्या होता है, कम होता है। ठीक है अच्छा, कुछ कम होता है, द्रव्यमानों का जितना कमी आएगी, ठीक है जी, द्रव्यमानों का यही अंतर क्या कहलाता है, द्रव्यमान क्षति कहलाता है, द्रव्यमान क्षति कहलाता है। ठीक है जी, क्या हो गया, कोई समस्या तो नहीं ना, एक सेकंड देख लो भाई, फोन नहीं आ रहा है, ठीक सही है, क्या कहलाता है, द्रव्यमान
क्षति कहलाता है। ठीक बच्चा, चलिए। और द्रव्यमान क्षति का देखिए फार्मूला भी लिख लीजिए, क्योंकि हो सकता है जरूरत है ना भाई, द्रव्यमान क्षति। ठीक है, द्रव्यमान क्षति का फार्मूला क्या हो जाएगा, लिख लीजिएगा। इसे हम डेल्टा यम से प्रदर्शित करें, किससे, डेल्टा यम से। तो डेल्टा यम बराबर कितना हो जाएगा, जेड, जेड क्या है, परमाणु क्रमांक है, मास ऑफ प्रोटॉन, देखिए प्रोटॉन के साथ, ठीक है, और फिर प्लस ए माइनस जेड, हो गया ना, ए माइनस जेड, और ये कितना हो जाएगा, मास ऑफ न्यूट्रॉन, और ये कितना हो जाएगा, माइनस का यम एन। ठीक है, लिख लीजिए जहां क्या क्या चीज है। ठीक है, देखिए लिख लीजिए, जहां एम पी क्या हो जाएगा, प्रोटॉन का द्रव्यमान हो जाएगा, और यमयन क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक, यमयन का नाभिक का द्रव्यमान। ठीक है बच्चा, ये दिया रहेगा। और फिर ए माइनस जेड, ए माइनस जेड क्या होता है, कोई बताएगा, कौन बताएगा, ए माइनस जेड जो होता है वो क्या होता है, न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। ठीक है जी, क्या जाएगा, न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक बच्चा, इसी पे रख दीजिएगा, आपका क्या हो जाएगा, द्रव्यमान क्षति निकल करके आ जाएगी। ठीक है, कोई समस्या। अब इसी में बात आती है, और क्या बात आती है जी, बंधन ऊर्जा आती है। क्या बात आती है, एक चीज, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, फॉर्म में, मेन चीज इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए, हो सकता है भाई ये याद ना होकर के जरूर याद जाएगा। क्या लिखेंगे, द्रव्यमान क्षति बराबर, ये कितना है, मास ऑफ प्रोटॉन, यानी कि प्रोटॉन का द्रव्यमान, लिख सकते हैं ना, किसका, प्रोटॉन का द्रव्यमान लिखें तो जाएगा, प्रोटॉन का द्रव्यमान, और फिर प्लस ये किसका है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, द्रव्य, और माइनस ये क्या है, नाभिक का द्रव्यमान, नाभिक का द्रव्यमान। ठीक बच्चा, इस तरह कर दीजिएगा, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, यानी कि आप यहां से क्या निकाल सकते, द्रव्यमान क्षति निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए इससे जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है इस पार्ट से, हम उसको शॉर्ट में करने का प्रयास करेंगे। देखिए, ठीक है ना, चलिए अब बात क्या आती है, अब बात आती है बंधन ऊर्जा। क्या, बंधन ऊर्जा। बंधन ऊर्जा किसे कहते हैं, समझिएगा, किसी भी नाभिक की बंधन ऊर्जा, किसी भी नाभिक की बंधन ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जो नाभिक के न्यूक्लियनों को परस्पर अलग करने के लिए क्या होती, आवश्यक होती है। बात समझिएगा, कह रहा है कि किसी भी नाभिक की बंधन ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जो उस नाभिक के न्यूक्लियनों को परस्पर अलग अलग करने के लिए क्या होती, आवश्यक होती है। और किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा जितनी अधिक होगी वह नाभिक उतना ही क्या होगा, अस्थायी होगा। जितनी उस पर बंधन ऊर्जा क्या होगी, ज्यादा होगी, वह क्या होगा, वह नाभिक उतना ही ज्यादा अस्थायी होगा। यदि बंधन ऊर्जा का मान क्या होगा, कम होगा, तो वह उसका अस्थायी तो क्या हो जाएगा, उतना ही कम हो जाएगा। ठीक है जी, कोई समस्या। देखिए कह रहा है कि बंधन ऊर्जा, किसी भी नाभिक की बंधन ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जो उस नाभिक में न्यूक्लियनों को क्या करने के लिए, परस्पर अलग अलग करने के लिए आवश्यक होती है। उस ऊर्जा को क्या कहते हैं, बंधन ऊर्जा कहते हैं। क्लियर है जी, चलिए और एक से समझिएगा, नाभिक से एक न्यूक्लियन, किसको,
नाभिक से एक न्यूक्लियन को अलग करने के लिए, किससे, नाभिक से एक न्यूक्लियन को अलग करने के लिए जो ऊर्जा हमें आवश्यक होती है उसे कहते हैं क्या, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कहते हैं। एक बात याद रख लीजिएगा, बंधन ऊर्जा पूछेगा तो वह, देखिए बंधन ऊर्जा पूछेगा क्या लिखिएगा, बंधन ऊर्जा वह ऊर्जा है, क्या, बंधन ऊर्जा वह ऊर्जा है जो किसी भी परमाणु से, किससे, किसी भी परमाणु से, किसी भी नाभिक के, किसी भी नाभिक के न्यूक्लियनों को परस्पर क्या करने के लिए, अलग अलग करने के लिए जो ऊर्जा हमें आवश्यक होती है उसे कहते हैं क्या, बंधन ऊर्जा कहते हैं। और बात आती यदि किसी नाभिक से एक इलेक्ट्रॉन, एक न्यूक्लियन को निकाले, किसके, यदि किसी नाभिक से एक न्यूक्लियन को क्या करने के लिए, मुक्त करने के लिए जो ऊर्जा आवश्यक होती है उसे कहते हैं क्या, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रति न्यूक्लियन, न्यूक्ली, देखो ये क्या सही गलत नहीं है, न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है बच्चा, अब एक चीज देखिए, इस पार्ट से जो चीजें इंपॉर्टेंट है, इस पार्ट से जो चीजें इंपॉर्टेंट है उन्हें हम देखने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। ठीक है, अब जो इस पार्ट का मेन है एकदम, क्या है, इस पार्ट का जो मेन है क्या है, नाभिकीय विखंडन। मेन क्या है इसका, नाभिकीय विखंडन। ठीक है जी, नाभिकीय विखंडन समझिएगा। कह रहा है नाभिकीय विखंडन क्या होता है, समझिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाभिकीय विखंडन क्या होता है, जब किसी परमाणु के नाभिक में, बात समझिएगा, किसमें, जब किसी परमाणु के नाभिक में क्या करते हैं, न्यूक्लियनों की बमबारी की जाती है, किसकी, जब किसी परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉनों की बमबारी, किसमें, जब किसी परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो वह किसमें, वह छोटे छोटे कण, किसमें, वह हल्के हल्के कणों में क्या होता है, टूट जाता है, या दो नए तत्वों को क्या करता है, वो जन्म दे देता है। तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, नाभिकीय विखंडन कहलाती है। या ऐसे कह सकते हैं, जब किसी परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉनों की बमबारी करते हैं तो वह छोटे छोटे नाभिकों में या दो हल्के हल्के नाभिकों में क्या होता है, टूट जाता है, और यही टूटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, नाभिकीय विखंडन कहलाती है। बात समझिएगा, दो हल्के हल्के नाभिकों में क्या हो जाए, टूट जाए। और एक चीज और याद रखना, जबकि उनके दोनों के द्रव्यमान क्या लगभग समान होने चाहिए। ठीक है ना, चलिए विखंडन का एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या होता है, देखिए, जब 92 यूरेनियम 238, कितना, 92 यूरेनियम 235 भी लिख सकते हैं, 38 भी दिया है, कहीं कहीं 36 भी दिया है। ठीक है, कितना हम रखते हैं, 35 पर चलते हैं। 92 यूरेनियम 235 और 0 कितना आ जाएगा, न्यूट्रॉनों की बमबारी करो यानी कि 0N1 विथ रिएक्ट टू कितना हो जाएगा, अब ये टूट जाएगा, किसमें, 56 बेरियम, किसमें, ये टूटेगा 56 बेरियम 144 और प्लस 36 क्रिप्टॉन, कितना जाएगा, 36 क्रिप्टॉन 89 में, कितने, 36 क्रिप्टॉन 89 और प्लस 30N1 में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, और प्लस का ऊर्जा क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। ठीक है, यही हमारा है, क्या, यही दिया गया है। तो अब समझिएगा, ये हमारा क्या, नाभिकीय विखंडन है। तो करें कैसे, जब किसी परमाणु के नाभिक में, किसमें, जब किसी परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाए और वो दो हल्के हल्के नाभिकों में क्या हो जाए, टूट जाए, तो टूटने की यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, नाभिकीय विखंडन कहलाती है। परीक्षा में बार बार क्वेश्चन ये आया हुआ है, इसे ध्यान दीजिएगा। क्या हो जाएगा, किसी परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉनों की बमबारी करवाते हैं तो वो क्या होता है, दो हल्के हल्के नाभिकों में टूट जाता है, और टूटने की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, नाभिकीय विखंडन कहलाती है। क्लियर है जी, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, नाभिकीय विखंडन के पश्चात, किसके, नाभिकीय विखंडन के पश्चात उसके द्रव्यमान में जो कमी आती है, किसके, विखंडन के पश्चात, देखिए विखंडन यहाँ हो रहा है, अभी देखिए इसके बाद ये टूट रहा है, टूटेगा, इसमें न्यूट्रॉन में बमबारी करा तो ये क्या होगा, टूट गया। तब इसका द्रव्यमान और इसके द्रव्यमान, इसके द्रव्यमान के द्वारा ये द्रव्यमान उत्पन्न हुआ है, अलग अलग नया तत्व जन्म लिया है, तो अब क्या होगा, इनके द्रव्यमान में कुछ न कुछ कमी आएगी भाई, इसके और इसके द्रव्यमान में कुछ न कुछ कमी आएगी। जो द्रव्यमान में कमी आएगी वही कहलाएगा क्या, द्रव्यमान क्षति कहलाएगा। तो जैसे ही डेल एम निकलेगा, क्या निकलेगा, डेल्टा एम, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा,
क्या होगा, डेल्टा एम निकल जाएगा। अब यहां से हमें निकालना क्या पड़ेगा, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण निकालना पड़ेगा। किसका, आइंस्टीन, फिर चलें किससे, आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण से। द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण क्या होता है, डेल्टा ई बराबर कितना होता है, डेल्टा एम इंटू का सी का स्क्वायर। अब यहाँ पे मान रख दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये अब वाला मान आएगा किसमें, जूल में आएगा। ठीक है जी, या इसी चीज को डायरेक्ट कन्वर्ट कर लीजिए। अब ये देखिए क्या हो जाएगा, अब ये उत्सर्जित ऊर्जा हो जाएगी, या जो किसका आएगा, यदि डेल्टा एम डेल्टा ई का मान है तो इसमें किसमें, डेल्टा एम में किससे 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या करिए, गुणा कर दीजिएगा, तुरंत जो रिजल्ट आएगा ये देखिए किसका, इसका मान किसमें होगा, AMU में होना चाहिए, सीधे से द्रव्यमान AMU में ही आएगा। तो इसमें गुणा कर दें, तुरंत ऊर्जा किसमें बदल, 9 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, न्यूक्लियन ऊर्जा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, न्यूक्लियन की बंधन ऊर्जा। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा चाहिए तो जो तत्व उत्पन्न होगा उसी के क्या करें, उसके परमाणु क्रमांक से क्या करें, डिवाइड कर, या परमाणु भार से। ठीक है, क्या करें, प्रति न्यूक्लियन से क्या करेंगे, भाग कर देंगे, निकल जाए क्या होगा, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा निकल जाएगा। ठीक है जी, या ऐसे कर लीजिएगा, डेल्टा ई अपॉन का न्यूक्लियनों की संख्या, प्रति न्यूक्लियनों की संख्या, तो क्या आ जाएगा, न्यूक्लियनों की संख्या, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है जी, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। समझा, नाभिकीय विखंडन क्या होता है बच्चा, ये क्वेश्चन हर बार परीक्षा में पूछा है। ठीक है ना। अब एक चीज और देखिए, नाभिकीय विखंडन पर आधारित एक चीज और आता है, नाभिकीय रिएक्टर। आपसे पूछेगा नाभिकीय रिएक्टर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो जो नाभिकीय रिएक्टर होता है वो किस पे, नाभिकीय विखंडन के एक सिद्धांत पर क्या होता है, कार्य करता है। आपसे पूछेगा ये एक लाइन में क्वेश्चन कि नाभिकीय रिएक्टर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आप क्या बताएंगे, नाभिकीय जो रिएक्टर होता है किसके सिद्धांत पे, वह किस पे, नाभिकीय रिएक्टर नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगले क्वेश्चन को हम लेना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे लेते हैं नाभिकीय संलयन। क्या लेते हैं अच्छा, बस ये भी उसी की तरह है, नाभिकीय क्या संलयन। नाभिकीय संलयन क्या होता है, देखिए जो अभी तक भी नहीं पढ़ रहा होगा, इतना भी याद रखना, जो अभी तक भी नहीं पढ़ रहा होगा, यदि अब से भी वो वीडियो देख करके पूरे वीडियो देख लेता है तभी भी वो पास होने भर के क्या कर सकता है, वो तो अच्छे नंबर से पास हो जाएगा, लेकिन इतना पढ़ लेता है तब। यदि नहीं पढ़ेगा तो भाई फिर उसका तो राम भरोसे। नाभिकीय संलयन क्या होता है समझिए, जब दो हल्के हल्के नाभिक मिलकर के, क्या था, विखंडन का मतलब होता है टूटना, संलयन का मतलब क्या होगा, जुड़ना, बस इतना समझना। तो जब दो हल्के हल्के नाभिक मिलकर के क्या करते हैं, एक भारी नाभिक का क्या कर देते हैं, निर्माण कर देते हैं। क्या, दो हल्के हल्के नाभिक मिलकर के भारी नाभिक का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो यही प्रक्रिया क्या करते हैं, नाभिकीय संलयन कहलाती है। समझिए बात को, क्या, जब दो हल्के हल्के नाभिक मिलकर के एक भारी नाभिक का क्या करें, निर्माण करें, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाएगा, नाभिकीय संलयन कहलाता है। ठीक है, जैसे समझिएगा 1H2 + 1H2, ये क्या है, ड्यूटेरियम है। जब ड्यूटेरियम के साथ रिएक्ट होता तो बनता क्या, 1H3 और प्लस 1H1। ठीक है, ये क्या है, जहां ये क्या है, ये हमारा ड्यूटेरियम और ये क्या हमारा ट्राइटेरियम है। ठीक है ना। अब एक चीज समझिएगा, देखिए यही हमारा क्या, यही इसको लिख लीजिए भाई, क्या है, ट्राइट्रियम हो गया ना। और ये क्या है, ये है प्रोटियम, और ये क्या है, ड्यूटेरियम। ठीक है ना। जब दो हल्के हल्के नाभिक मिलकर क्या कर एक भारी नाभिक का निर्माण करे तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, नाभिकीय संलयन कहलाती है। नाभिकीय संलयन के द्वारा, नाभिकीय संलयन, एक क्वेश्चन और पूछता है, सूर्य में अपार ऊर्जा का स्रोत किसके द्वारा बना, तो सूर्य में अपार ऊर्जा का जो स्रोत बना हो किसके द्वारा, नाभिकीय संलयन के द्वारा बना है। तो नाभिकीय संलयन
किसके से, यानी कह सकते सूर्य में अपार ऊर्जा का स्रोत कहाँ किसके द्वारा होता है, नाभिकीय संलयन के द्वारा आता है, जिसमें दो हल्के हल्के नाभिक मिलकर के एक बाहरी नाभिक का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाता है, नाभिकीय संलयन कहलाता है। ठीक है, अब एक चीज और आगे देखिए, नाभिकीय संलयन में दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं, कौन कौन। और एक चीज देखिए, सूर्य में जो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया पाई जाती है, उस पर किसने, अमेरिकी वैज्ञानिक बैथे ने क्या किया था, सर्वप्रथम इस पर इसकी अभिक्रियाओं को व्यक्त करने के लिए कुछ अभिक्रियाएं दी थी। कितनी अभिक्रियाएं, दो अभिक्रियाएं दी थी। किसने, अमेरिकी वैज्ञानिक, लिख लीजिएगा यहां करा देते हैं, क्या, सौर ऊर्जा, क्या, सौर ऊर्जा, ठीक है, तथा इसका स्रोत क्या होता है, नाभिकीय ऊर्जा। देखिए, नाभिकीय संलयन के द्वारा क्या, तो सूर्य में अपार ऊर्जा का स्रोत बना हुआ है। इसके बारे में किसने, अमेरिकी वैज्ञानिक बेथे ने, किसने, अमेरिकी वैज्ञानिक बैथे, इनका नाम क्या था, बैथे ने ये बताया कि, किसने बताया, बैथे ने ये बताया कि सूर्य से होने वाली नाभिकीय अभिक्रियाओं को व्यक्त करने के लिए उन्होंने क्या किया, दो समीकरण दिए। पहला समीकरण क्या था, प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल, और दूसरा कार्बन कार्बन साइकिल। तो पहला क्या, कार्बन कार्बन साइकिल को देख लेते हैं, क्या, हे राम। चलिए, कार्बन कार्बन साइकिल देखिए क्या होता है। कार्बन कार्बन साइकिल में एक बात रिएक्शन देते हैं, 1H1 और प्लस 1H1 और प्लस 1H1, चार्ट है कितना, प्लस 1H1। जब चार प्रोटियम, किसमें, चार प्रोटियम मिलकर के क्या करते हैं, 2He4 बना देते हैं। कितना, चार प्रोटियम मिलकर के 2He4 बनाते और प्लस, देखिए प्लस कितना, 2 और प्लस 1 बेटा 0, और प्लस कितना, और ये कितना, दो न्यूट्रिनो, दो न्यूट्रिनो, और प्लस क्या करते हैं, प्लस ऊर्जा क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। समझ आई बात, क्या होता है, प्लस ऊर्जा क्या होती है, रिमूव हो जाती है। ठीक है, प्लस ऊर्जा क्या होती है, रिमूव, और प्लस का गामा फोटॉन। यही है क्या, प्रोटियम, ये क्या आपका कार्बन कार्बन साइकिल है। क्या है ये, कार्बन 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 साइकिल। जब देखिए, जब चार हाइड्रोजन मिलकर, किसमें, जब चार प्रोटियम मिलकर के एक अल्फा कण और एक कितना, दो बीटा कण में क्या, प्लस 1 बीटा, यानी कि 2 प्रोटियम क्या हो जाएगा, 2 टे प्रोटॉन और ये 2 न्यूट्रिनो क्या करें, 2 न्यूट्रिनो उत्पन्न कर दे और प्लस ऊर्जा क्या करे, रिमूव करते हुए कहलाता है क्या, कार्बन कार्बन साइकिल कहलाता है। ठीक है, देखिए कह रहा है, सूर्य के पृष्ठ से, किसे, सूर्य के पृष्ठ के अंदर चार हाइड्रोजन नाभिकों का एक हीलियम नाभिक में क्या होता है, संलयन सीधे न होकर के कई अभिक्रियाओं के द्वारा होता है। किसमें सीधे नहीं होगा, ये कई अभिक्रियाओं के द्वारा होता है, तो उसे कहते हैं क्या है, कार्बन कार्बन साइकिल कहते हैं। ठीक है जी। और प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल क्या है, प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल में भी यही है। देखिए किसमें, ये कहता है कि चार हाइड्रोजन मिलकर के कई अभिक्रियाओं का संलयित होकर के क्या करते हैं, हीलियम नाभिक बनाते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, इसे साइकिल की अभिक्रिया दिखाई गई है। क्या है दिखाई गई, देख लेते बच्चा। दूसरा क्या है, यही चीज फिर मिलेगा, 1H1 फिर प्लस 1H1 फिर प्लस 1H1 और फिर प्लस 1H1, और ये रिएक्ट टू, देखिए पूरा रिएक्शन नहीं करा रहा है बच्चा, ठीक है, क्योंकि पूरा कराने के लिए टाइम ही नहीं पाएगा आपका। 2He4 और प्लस 2 प्लस 1 बेटा 0 और प्लस 2 न्यूट्रिनो पॉजिटिव और प्लस गामा और प्लस ऊर्जा, यही निकलता है। दोनों रिएक्शनों में वही आने वाला है। ठीक है, हाँ, ये एक एक नंबर में पूछेगा। क्या है, देखिए बस इतना याद रखना कि जो ये वाली प्रक्रिया है, ठीक है, ये प्रक्रियाएं क्या होती, सामान्य ताप पर नहीं हो पाती। किसमें, ये सामान्य ताप पर ये अभिक्रियाएं नहीं हो पाती। इन अभिक्रियाओं को करने के लिए हमें क्या होता है, ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूछा था, कब पूछा है क्वेश्चन, ये 2019 में पूछा है बच्चा।
पूछा क्या है, कह रहा आवश्यक समीकरण द्वारा, कह रहा आवश्यक समीकरणों द्वारा सूर्य में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया को समझाइए और ये बहुत अधिक ताप पर ही क्यों होती है, ये पूछ रहा है। ठीक, क्योंकि देखिए इसको कई तापों में संपन्न, तो भाई जब इसमें क्या कई स्टेप हो रहा है तो ज़्यादा ऊर्जा खत्म होगी, तो ये क्या सामान्य ताप पर यह क्रिया संभव नहीं है। ठीक है, और पूछ रहा सूर्य में निरंतर ऊर्जा कैसे बन रही है, समीकरण दे करके समझाइए और बहुत अधिक ताप पर ये क्यों होती है। ये फिर क्वेश्चन पूछा, 2 बार पूछ लिया इसी क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है बच्चा, देखिए हम तो बेहतर करने का प्रयास करें, तो आप भी हमारे साथ बने रहें, जिसके द्वारा हम लोग क्या करें, बेहतर को बेहतर करने का प्रयास करें। ठीक है, ठीक, अब कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, देख लीजिए। जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बाकी चीज़ें हमने तो कर दी। ठीक है, पूछा क्या, देखिए पूछा कि नाभिकीय रिएक्टर में प्रयुक्त होने वाले किन 2 मंदकों का नाम बताइए। तो देखिए जो नाभिकीय रिएक्टर में उपयोग होते हैं, तो नाभिकीय रिएक्टर में क्या होता है, एक ग्रेफाइट होता है और एक क्या होता है, भारी जल उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, मंदक के रूप में। और नियंत्रक के रूप में पूछेगा तो क्या बता देना, कैडमियम की छड़ होती है। और शीतलक के रूप में पूछे तो भारी जल बता देना। और उसमें परीक्षक के रूप में पूछे तो सीमेंट व कंक्रीट बता देना। ठीक है बच्चा, ये याद रखना। किसमें, जब पूछे नाभिकीय रिएक्टर में, क्या पूछे, नाभिकीय रिएक्टर। तो नाभिकीय रिएक्टर किसे कर, देखिए नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया को ही क्या कहते हैं, नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया को क्या कहते हैं, जो एक बार प्रारंभ हो जाती है और प्रारंभ होने के पश्चात तो कंटिन्यू क्या होती है, जारी रहती है, और इसी को क्या कहते हैं, श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। और इसी सिद्धांत पर कई कार्य करते हैं। जो होता क्या था, नाभिकीय रिएक्टर, यानी कि एक बार ये एक्टिवेट हो गया तो ये बार बार क्या होगा, एक्टिवेट ही रहेगा। जैसे हाइड्रोजन बम का नाम सुने होंगे, वह इसी पर क्या, इसी सिद्धांत पर क्या होता है, कार्य करता है। ठीक है, और एक होता है परमाणु बम भी इसमें आता है। ठीक है जी, चलिए तो पूछेगा कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में कौन सा तत्व उपयोग में लाया जाता है, तो क्या बताएंगे, ग्रेफाइट या D2O बता देना, यानी भारी जल। और एक चीज और पूछा है, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का उपयोग क्यों किया जाता है। तो नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का उपयोग इसलिए किया जाता है ताकि वो क्या हो जाए, जब भी न्यूट्रॉनों से टकराए तो न्यूट्रॉन टकराने के पश्चात उसके वेग को क्या कर दे, निरंतर कम कर दे। इसीलिए क्या करते हैं, नाभिकीय रिएक्टर में किसका उपयोग किया जाता है, भारी जल का उपयोग किया जाता है। जैसे उससे क्या होगा, न्यूट्रॉन टकराएगा तो उसके वेग को ये क्या करेगा, कम कर देगा। तो वेग कम करेगा तो यानी उसकी क्या हो जाएगी, गति कम हो जाएगी। ठीक है ना, जिसकी वो बहुत ही धीरे धीरे उसकी कमी आती है। तो इसीलिए क्या करते हैं, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। ठीक बच्चा, चलिए क्वेश्चन और देखते हैं जो इसमें पूछा है। ठीक है, देखिए जब भी पूछे रिएक्टर की अभिक्रिया तो यही लिखना, अभी वाला जो लिखे थे, नाभिकीय रिएक्टर की अभिक्रिया, तो 92 यूरेनियम 235 और प्लस 0N1 और प्लस विथ रिएक्ट कितना 56 बेरियम कितना हो जाएगा 144 और प्लस कितना हो जाएगा 36 क्रिप्टॉन कितना हो जाएगा 89 और प्लस 30N1 और प्लस क्या हो जाएगा प्लस ऊर्जा। ये क्या कर देना, यही समीकरण दे देना, ये आपका क्या हो जाएगा, नाभिकीय रिएक्टर में समीकरण हो जाएगा। ठीक है बच्चा, उम्मीद करते होंगे आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और इसके लिए देखिए नाभिकीय विखंडन में लगभग कितना 100 क्या होता है, इसमें लगभग ऊर्जा जो आती है कितना 190 कितना 190 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा क्या होती है, उत्पन्न होती है इसके द्वारा। समझ में बात। और पूछ रहा है, देखिए नाभिकीय रिएक्टर का उपयोग कहाँ पे किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर का उपयोग जो होता है तीव्रगामी न्यूट्रॉनों के उत्सर्जन में किया जाता है, और इसके बाद कृत्रिम आइसोटोप्स के उत्पादन में भी किया, जहां पे आइसोटोप्स बनाए जाते हैं वहां पर भी क्या करते हैं, रिएक्टर का उपयोग हम लोग करते हैं। ठीक है बच्चा, चलिए अब एक क्वेश्चन को हम लोग करते क्या करते हैं, प्रारंभ करते हैं। जो क्वेश्चन इसमें बड़ा ही इंपॉर्टेंट है पूछा है। कह रहा है, दिया क्या क्या क्वेश्चन में देखिएगा, क्वेश्चन में कह रहा है देखिए थोड़ा सा इसमें ना जोड़ घटाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्या दिया है इसमें, ऊर्जा पूछ रहा है बच्चा। ठीक है, अभी जो हम लिखे थे ना वैसी ऊर्जा को पूछना चाहता है। कितना दिया है 92 यूरेनियम 235 और प्लस 0N1 और रिएक्ट टू कितना 56 बेरियम 144 और प्लस
कितना 36 क्रिप्टॉन कितना 89 और प्लस 30n1 और प्लस का ऊर्जा। ये पूछ रहा है कितनी ऊर्जा क्या होगी रिमूव होगी, जबकि इसमें दिया क्या गया वो देख लीजिए। ठीक है 36 क्रिप्टॉन 92 दिया बच्चा, कितना दिया 36 क्रिप्टॉन 92, तो ये 141 हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए दिया क्या क्या है, 92 यूरेनियम का द्रव्यमान दिया है। थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लेते हैं, कितना लिखेंगे दिया है कितना 92 यूरेनियम 235 का द्रव्यमान कितना दिया है, दिया है 235.0 कितना हो जाएगा 0.4393 AMU में। ठीक है, और इसमें क्या दिया है 0n1 का द्रव्यमान, 0n1 का द्रव्यमान दिया है 1.00866 AMU में। और क्या दिया गया है अच्छा एक कितना 56 बेरियम 141 का द्रव्यमान कितना दिया है 140 कितना 140.9177 और ये आपका 0, ये भी किसमें AMU में। और फिर कितना दिया आपका कितना 36 क्रिप्टॉन 92 का द्रव्यमान कितना दिया है 91 कितना 89540 AMU में। ठीक है, आपसे क्या पूछा है पहले देखिए, पहले क्वेश्चन पूछा है नाभिकीय विखंडन से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है। क्या पूछ रहा है नाभिकीय विखंडन से आप क्या समझते हैं, और नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा कहाँ से उत्सर्जित होती है, निम्न अभिक्रिया को देकर के निर्मुक्त ऊर्जा की गणना कीजिए। तो नाभिकीय विखंडन किसे कहते हैं अभी बताया हमने। नाभिकीय विखंडन क्या होता है, जब किसी परमाणु के नाभिक में क्या करते हैं न्यूट्रॉनों की बमबारी करवाई जाती है। किसकी न्यूट्रॉनों की बमबारी करवाई जाती है, वो क्या होता है दो हल्के हल्के नाभिकों में टूट जाता है, तो टूटने की ये प्रक्रिया क्या होती है नाभिकीय विखंडन कहलाती है। क्लियर है। अब देखिए समझिए बात को, सबसे पहले हमें क्या क्या निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है हमें फार्मूला पता है। सबसे पहले हमें निकालना है क्या द्रव्यमान क्षति निकालनी है। क्या निकालना है द्रव्यमान क्षति। तो इधर के द्रव्यमान को क्या कर लीजिए जोड़ लीजिए, और जोड़ने के बाद इधर के द्रव्यमान को भी जोड़ लीजिए। तो इस वाले द्रव्यमान से इस वाले द्रव्यमान को घटा दीजिए, और जो इसमें क्या होगा कमी आएगा, इसमें से इसको घटाने पर जो इसमें क्या होगा कमी आएगा वही कहलाएगा द्रव्यमान क्षति कहलाएगा। और द्रव्यमान क्षति में क्या करना 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या करना गुणा मार देना, और जो आएगा वही क्या हो जाएगा आपका, वही होगा आपका मेन ऊर्जा होगा। ठीक है बच्चा, चलिए करने का हम क्या करते हैं प्रयास करते हैं। और दिया है क्या 1 AMU बराबर 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, चलिए करिए। चलिए करिए बच्चा, लिखिए ये तो दिया है, लिखिए क्या द्रव्यमान क्षति। द्रव्यमान क्षति क्या, पहले इनके द्रव्यमान को जोड़िए। क्या करिए इनके द्रव्यमानों को जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा लिखिए मास ऑफ 92 यूरेनियम 235 होगा, और प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन दिया है, और फिर इसके माइनस ये तो हो गया इधर, अब इधर का चलिए कितना हो जाएगा लिखेंगे मास ऑफ कितना 56 बेरियम 141 और प्लस मास ऑफ कितना 36 क्रिप्टॉन 92 और फिर प्लस 30n1 मतलब सबका मास हो रहा है। ठीक कितना 0 तो जाए कितना मास ऑफ कितना 3 तो आगे हो जाएगा, 3 से गुणा होगा तो मास ऑफ 0n1 और प्लस हो जाए बस इतना क्या कर दीजिए, इसको जोड़िए और इसको इसमें से घटा दीजिए। ठीक है, चलिए करते हैं। तो क्या हो जाएगा
सभी द्रव्यमानों को लिखना प्रारंभ कर दीजिए। रखिए कितना हो जाए, इसका मान कितना दिया है 235.43 और प्लस इसका मान 1.00866 866 दिया है। ठीक, ये हो गया एक में, और माइनस इनके मानों को रखिए। तो इसका मान कितना है 140.91770 हो गया, और प्लस इसका मान रखिए कितना दिया है 91.89540। ठीक, और प्लस 3 न्यूट्रॉन को रखिए 1.00866। सही है। अब क्या करिए, इनको घटाइए, अब जोड़िए घटाइए, देखिए कितना आता है। ठीक है, इसको जोड़िए कितना हो जाएगा, देखिए कितना बड़ा, ज़्यादा लिख देगा नहीं। ठीक है, कितना 35, देखिए ये 0.07 तो 36 और ये कितना, और 9 6 15 का 5 और ये 3 तो 8 3 11 11 1 12 और ये कितना आपका 4 हुआ, तो 4 और 1 5 होगा, और ये आपका 0 ही रह जाएगा। दशमलव कितना हो जाएगा 5 होगा, 3 होगा, और ये आपका 2 होगा माइनस। ठीक है, अब इनको जोड़िए, पहले तो 3 से गुणा करिए, कितना हो जाएगा, इसको इसके साथ जोड़ लीजिए जो जोड़ने लायक हो। इसको इसके साथ क्या करिए, जोड़िए, या इसको ऐसे भी लिख दीजिए, क्या दिक्कत है 140.91770 तो जाएगा 91 कितना हो जाएगा 91.89540, और 3 से गुणा करें तो कितना जाएगा 3 1 कम 3 और बाकी 3 0 0 3 0 0 और कितना जाएगा 3 6 18 3 6 18 1 19 3 8 24 24 24 1 25 हो जाएगा। ठीक, अब इन सबको जोड़ दीजिए तो कितना होगा 8 और ये कितना होगा 9 4 9 4 13 13 7 20 20 का 0 5 5 10 10 7 17 17 17 2 19 और ये कितना 19 19 19 19 एक बचा ना। ठीक, 1 1 2 2 9 2 11 11 2 13 13 का 3 और ये कितना हो जाएगा 9 9 8 17 17 1 18 और फिर एक बचा, एक तो कितना 3 1 4 1 5 और फिर कितना 9 4 13 13 9 4 13 का 3 और 1 1 2 हो गया। ठीक है, कितना हो जाएगा 235.8390 अब इसको घटा देंगे तो घटाने पर कितना आएगा, घटाइए, और इसमें से इसको घटाएंगे तो 9 में से 8 गया, 1 आएगा, कितना आएगा 1, यानी सीधे सीधे कर दें तो 0. कितना आ जाएगा 2135 AM U में आएगा। ठीक है, ये किसका मान है डेल्टा यम का मान, किसका मान है डेल्टा यम का मान। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए ऊर्जा चाहिए, क्या चाहिए तो जाएगा ऊर्जा। तो ऊर्जा जानते क्या होता है आपका डेल्टा यम और गुणे 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो रखिए कितना जाएगा 0.2135 और गुणे 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। गुणा कर दीजिए, गुणा करेंगे तो सीधे सीधे उत्तर आपका जाएगा कितना 198.88 कितना कितना 198.88 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें दिया 931.5 दिया। ठीक बच्चा, कोई बात नहीं है, रख दीजिए। तो ये जाएगा कितना तो जाएगा 198.5 198.88 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये क्या है आपकी ऊर्जा है।
ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ये ऐसे इसी तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और अभी तक जो चैनल पर नए, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, कहें तो एक आध क्वेश्चन और कराते हैं, नहीं तो बाकी फिर हम लोग क्या करते हैं, अगले दिन भी आते हैं। और ये हमारा क्या होगा, इस चैप्टर में जिस तरह से सवाल पूछेगा उन तरह के हमने क्वेश्चनों को करने का हमने प्रयास पूरी तरह से किया है। ठीक है, और यदि क्या करता, प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा पूछता, जिसके लिए पूछता उसके क्या करते, उसके परमाणु भार से डिवाइड कर देते। ठीक है, उसका जो द्रव्यमान नाभिक का जो द्रव्यमान होता उससे हम क्या करते, डिवाइड कर देते। ठीक, तो क्या निकल जाता, उसका प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा निकल जाता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हम आपके लिए दे देते हैं, आप लोग करिएगा और फिर देखिएगा कि बंधन ऊर्जा क्या आती है। ठीक है, कह रहा है कि क्या कह रहा है, यदि एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन तथा अल्फा कणों के द्रव्यमान क्रमशः किसके किसके लिए क्या दिया है, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन और एक अल्फा कण के द्रव्यमान क्रमशः, किसमें, एक प्रोटॉन मास ऑफ प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन और एक अल्फा कण के द्रव्यमान क्रमशः क्या दिया है, देखो दिया है, क्या दिया बच्चा, रखते हैं 1.00728 1.00728 AMU में मास ऑफ प्रोटॉन, और मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना दिया, 1.00867 1.00867। और कह रहा है कि एक अल्फा कण का भी द्रव्यमान दिया, कितना, 4.00150 4.00150 AMU में दिया गया। अब कह रहा है कि क्या हो तो अल्फा कण की बंधन ऊर्जा तथा प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। क्या करना है, अल्फा कण की पहले तो ऊर्जा निकालनी है, फिर जो ऊर्जा आएगी उसमें क्या करना, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कर देना है। ठीक है जी, तो अब बात आई, देखिए अब इस रिएक्शन को पहले समझने का कार्य करें। तो पहले क्या होगा, द्रव्यमान क्षति होगा, क्या, द्रव्यमान क्षति क्या करें, देखिए ये दिया तो ये इतना, इन दोनों मिलकर के अल्फा कण बनाते हैं, क्या ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, अल्फा कण बना लेते हैं। तो सीधे सीधे करिएगा, किसमें से, इन दोनों में से इसको घटाइएगा, कितना हो जाएगा, 1.00728 हो गया। और फिर कह रहा अल्फा कण की बात करना, अल्फा कण की बंधन ऊर्जा, तो अल्फा कण के लिए रिएक्शन का 2H, पहले 2He4 बनाने के लिए हमें जरूरत इसकी होगी ना, इसको पहले रिएक्शन कर लीजिए। देखिए 2He4 बनाना है, तो 2He4 कैसे बनेगा, अब इसको बनाने के लिए हमें दो दो की जरूरत पड़ेगी, ये एक एक ही दिया तो दो दो की जरूरत पड़ेगी। ठीक है अच्छा, तो इसमें ऐसे कर लीजिएगा, द्रव्यमान क्षति कितना हो जाएगा, तो 2 गुणे मास ऑफ पी, क्योंकि दो थे होगा, क्योंकि लिख लीजिएगा अल्फा कण बराबर कितना होता है, 2He4 होता है, तो 2 थे चाहिए तो हमें एक कितना हो जाएगा, 2 चाहिए, तो यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन दिया ना, सही। अब करिए, इसको रिएक्शन भी दे देना चाहिए, रिएक्शन देता तो ताकि आपकी आसानी हो जाती ना। चलिए करिए, कितना है, तो 2 इतना होगा, फिर इसके बाद प्लस 2 मास ऑफ न्यूट्रॉन, और फिर माइनस कितना हो जाएगा, अल्फा कण का मतलब 2He4 का द्रव्यमान रखिए, तो कितना हो जाएगा इसका मान, तो 2 गुणे 1.00728 और ये प्लस 2 गुणे 1.00867 और माइनस 4.00150। ठीक है, मात्रक किसमें होगा, टोटल AMU में होगा। ठीक है, मात्रक थोड़ा स्पेशल मार्कर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ई को तो डालने का समय नहीं मिल पा रहा है, चलिए इसी पर कर लेते हैं। करिए, इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, गुणा करके टोटल हल कर देते हैं। ठीक है, गुणा कर दिए, कितना, 2 8 16, 2 दूना का 4, 4 1 कितना हो जाएगा, 4 1 5, 2 7 14, 14 का 4 पूरा हो गया, और ये कितना 0, और ये कितना 2 1 कम 2, गिन लीजिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और इतना, सही। फिर से करिए, 2 8 16 का 6, आसे लगा 1 का, 2 दूना 4 4 1 5, 2 7 14, 14 का 4, आसे पूरा 14, और ये कितना 0, इतना सही प्लस। अब इसमें करिए,
2 सत्ते 14, 2 छक्का 12, 12 1 13, 2 अट्ठे 16, 16 1 17। ठीक है, करिए फिर इसका 2 अट्ठे 16 1 17, 17 पूरा 17 और फिर ठीक है 0 और फिर 2 1 कम 2 हो जाएगा और फिर -4 और फिर 0.00 और 1 ना 1 5 0। करिए दोनों 2 2 सॉरी 6 6 4 10 5 3 8 8 और 1 9 और 1 कितना 4 तो 7 4 11 और 1 1 2 2 1 3 हो जाएगा और ये 0 का 0 रहेगा और ये कितना हो जाएगा ये 2 2 4 हो जाएगा माइनस का 4.00 1 5 0 घटा दीजिए कितना हो जाएगा 10 में ये आपका 0 9 में से 5 गया 4 और 1 में से 1 गया 0 और 3 में से ये आपका 3 ही होगा और ये आपका कितना हो जाएगा 0 होगा 3 2 5 3 2 5 तो 0 और 0 हो गया 9 में से 5 गया 4 आ गया और 1 में से 1 गया 0 आ गया और 3 में 0 का 0 और ये आपका 0 और ये लगभग 0। ठीक है, इतना है बच्चा। अब इसमें क्या करिए, अब ये तो बहुत दूर हो गया, इसको हटा दीजिए कोई बात नहीं। अब इसमें क्या करिए 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या करिए गुणा कर दीजिए। ये एक एएमयू में था, किसमें था एएमयू में, तब ये आएगा रिजल्ट किसमें आएगा बच्चा हमारा। अब इसमें गुणा करें किससे करेंगे तो आपका आ जाएगा 28 दशमलव कितना 28 दशमलव कर लीजिएगा 3024 आएगा किसमें मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका डेल ई का मान होगा। क्या पूछा है और आपसे प्रति न्यूक्लियन, क्या पूछा है प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा क्या हो जाएगा हम जानते हैं डेल्टा ई बटे का 4 हो जाएगा। अल्फा कण के लिए 4 है, अल्फा कण के लिए पूछा किसके लिए अल्फा कण के लिए कितना हो जाएगा इसका मान 28.302 बटे का 4 और भाग दे देंगे कितना आ जाएगा बच्चा तो आ जाएगा आपका 7.0756 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा और अभी तक जिन्होंने पिछली वीडियो ना देखी जाकर पिछली वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, और जिनको ना समझ आया वो पिछली वीडियो को क्या करें डिस्क्रिप्शन में लिख दिया जा करके देख सकते हैं। ठीक, और जिनको और भी नहीं समझ में आ रहा वो कमेंट करें भाई, उनका भी निवारण उनको मिल जाएगा। अभी तो जो चैनल पर नए चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए तब तक के लिए हम लोग क्या करते हैं मिलेंगे अगली वीडियो में और अगली वीडियो में क्या करेंगे हम लोग नए टॉपिकों पे क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। और एक चीज़ उम्मीद करते हैं ना कि आप लोग हमें ये बताएं, एग्जिट पोल दे दिया जाएगा और आप बताइएगा कि अब अगला पे कौन सा पार्ट हम लोग लेकर के आए जिसकी वीडियो आपके सामने जल्द ही आ जाए। जो पार्ट आप कमेंट में देंगे उनको हम करने का प्रयास करेंगे। यदि फर्स्ट पेपर से हो तो फर्स्ट कर दीजिएगा, सेकंड से होगा तो सेकंड पेपर बताइएगा कि कौन सा पेपर कराए फर्स्ट से या सेकंड से। चलिए तब तक के लिए हम लोग क्या करते हैं, तब तक के लिए विदा लेते हैं और मिलेंगे अब अगली वीडियो में। और तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।